नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परवाह। कुकर की सीटी की आवाज से रचना की आंखें खुली। बिस्तर के पास पड़ी टेबल के ऊपर रखी घड़ी पर नजर गई तो वह एकदम से बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कहा, हे भगवान, 7:30 बज गए। इतनी देर हो गई और मैं सोती रही, पर मेरी अलार्म घड़ी क्यों नहीं बजी। छोड़ो यह सब, बाद में देखूंगी। पहले नहा धोकर मम्मी जी को चाय दे दूं, वरना आज तो गई। यह बड़बड़ाते हुए रचना नहाने चली गई। नहाने के बाद जब वह रसोई में गई तो देखा सासू माँ अनसुईया जी गैस पर कुछ पका रही हैं और एक तरफ कुकर चढ़ा हुआ है। यह देखकर तो रचना के मन में उस कुकर की तरह दबाव बनने लगा और फिर वह हकलाते हुए अपनी सासू माँ से कहती है, मम्मी जी आप छोड़ दीजिए, मैं सब कर देती हूँ। अनसुईया जी बोली, सब कर लिया है मैंने। तुम्हें क्या लगता है तुम खाना नहीं बनाओगी तो मेरा बेटा ही भूखा ऑफिस चला जाएगा? अरे उसकी माँ जिंदा है अभी तक। आज तक कभी ना ऐसा हुआ है और ना ही आगे होगा। वह तो मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो इस घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी। वह मम्मी जी, रात को बुखार था मुझे तो नींद नहीं आई। सुबह ही आंख लगी और अलार्म भी नहीं बजा तो उठने में देर हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। रचना बहुत सीधी सादी लड़की थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसे एक शादी में देखकर अनसुईया जी के पति पुष्पेन जी ने पसंद किया था और यह रिश्ता उन्हीं की वजह से तय हुआ था। रचना के गुणों की चर्चा तो पूरे बिरादरी में थी और इसी बात पर चट मंगनी पर पट ब्याह हो गया। रचना ना तो खास दिखती और ना ही कुछ लाई थी, तो इस बात पर अनसुईया जी उससे थोड़ी सी खफा रहती थी। पर रचना पूरे दिल से सबकी सेवा करती थी। उसका पति रोमिल भी बड़ा सरल आदमी था, मतलब भगवान ने इनकी जोड़ी मिलाई थी। खैर, उस दिन उसके देर से जागने पर अनसुईया जी उससे काफ़ी नाराज थी। फिर वह कहती हैं, तुम्हारे तो बहाने हमेशा तैयार रहते हैं। चलो, आराम कर रही थी ना, अब पूरे दिन मैं तुम्हें आराम ही दूंगी। तुम्हें भी और तुम्हारे पेट को भी। आज पूरे दिन अपने कमरे में आराम ही करो। अपने कमरे से मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। खाना पीना कुछ नहीं। लेकिन मम्मी जी, सुना नहीं क्या कहा मैंने? जाओ अब अपने कमरे में। उसके बाद रचना अपने कमरे में चली गई और अपने बिस्तर पर बैठे बैठे खुद को कोसने लगी कि क्यों मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। कुछ देर बैठे रहने के बाद रचना ने सोचा, चलो यूं खाली बैठे रहने से अच्छा है अलमारी की सफाई कर लूँ। घर के कामों के चक्कर में इसकी फुर्सत ही नहीं मिलती। आज कर लेती हूँ। यह सोचकर जब उसने अलमारी खोली तो देखा सामने ही एक कागज पर कुछ लिखा हुआ है और वह चिपकाया हुआ है। जब रचना ने उसे हाथ में लेकर पढ़ना शुरू किया, यह उसके पति रोमिल ने लिखा था। रचना, मुझे पता है कल रात तुम्हें बुखार था और इसलिए तुम सुबह सोई। तुम्हें सोता देख मैंने अलार्म बंद कर दिया और सुबह सबसे पहले तुम्हारे लिए दवाई लाकर दराज में रख दी। मैं यह भी जानता था कि तुम्हारे देर से जागने पर माँ भी नाराज होंगी और शायद वह तुम्हें उसकी सजा भी देंगी, पर वह दिल की बुरी नहीं है। वह शायद तुम्हें एक टाइम का खाना ना दें, इसलिए मैंने कुछ खाने का सामान दवाई के साथ रख दिया है। उसे खाकर फिर दवाई ले लेना। शाम को आकर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा। तुम सोच रही होगी कि यह सब मैं तुम्हें लिखकर क्यों कह रहा हूँ। बता भी तो सकता था। देखो रचना, मैं हमेशा से ही अपनी भावनाएं व्यक्त करने में पीछे रहा हूँ। हम पुरुषों का भी बड़ा अजीब धर्म संकट होता है। माँ की तरफ से बोलूँ तो पत्नी को लगता है मुझे उसकी परवाह नहीं, और पत्नी की तरफ से बोलूँ तो माँ को लगता है कि
उसका बेटा पराया हो गया है। पर सच तो यह है कि माँ और पत्नी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में, क्योंकि माँ हमें इस जीवन के सफ़र में चलना सिखाती है, वहीं पत्नी हम सफ़र बनकर जीवन के अंतिम सफ़र तक साथ निभाती है। मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ, यह मत समझना कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, बस मुझे जताना नहीं आता। और रही बात माँ की, देखना कुछ ही देर में वह खुद तुम्हारे पास आएंगी खाना लेकर। तुम अपने मन में माँ के लिए कोई भी खटास मत रखना। यह पढ़ते पढ़ते रचना की आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन सोचने लगी कि रोमिल कितने सरल और नेक विचार के हैं। वह परिवार में हर रिश्ते को एक सूत में बांधकर चल रहे हैं, और इधर मैं सोचती थी इन्हें अपनी माँ की ज़्यादा परवाह है। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसा पति मिला। रचना यह सब सोच ही रही थी कि तभी अनसुईया जी उसके कमरे में आती हैं। रचना उन्हें देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अनसुईया जी के हाथों में खाने की थाली थी, जैसा रोमिल ने कहा था। अब तुम्हारी सजा पूरी हुई, खाना खा लो। इस बार तो दे दिया, अगली बार याद रखना पूरे दिन भूखा रखूंगी। वैसे एक बात बताओ, जब तुम्हें बुखार था तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? बिना दवाई के बुखार कैसे उतरेगा? रुको, मैं रोमिल से कहती हूँ दफ्तर से आते वक्त तुम्हारे लिए दवाई लेकर आए। मम्मी जी, दवाई है मेरे पास। फिर ली क्यों नहीं? क्योंकि सुबह ही मिली। और यह कहते हुए रचना चुप हो गई। हाँ हाँ जानती हूँ, रोमिल तुम्हारे लिए दवाई ले आया है। बस अनजान बनने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे देखना था तुम सच बोलती हो या नहीं। रचना हैरान होकर अनसुईया जी को देखने लगती है और फिर पूछती है, यह क्या कह रही हैं मम्मी जी आप? रोमिल को दवाई लाते हुए मैंने देख लिया था, और फल भी। उस बेवकूफ़ को लगता है अगर वह तुम्हारी परवाह करेगा तो मैं उससे नाराज़ हो जाऊंगी। अगर सच में ऐसा होता तो मैं उसकी कभी शादी ही ना करवाती। वह तो मेरे अरमान उसकी शादी को लेकर पूरे नहीं हुए। इसलिए सच कहूँ रचना, मुझे बहुत खूबसूरत बहू चाहिए थी मेरे रोमिल के लिए, जो तुम नहीं थी। इसलिए मैं तुमसे संतुष्ट नहीं थी और ऐसे पेश आती थी। पर अब मुझे पता चल गया है कि मेरे राम जैसे बेटे को सीता जैसी पत्नी ही मिली है। खैर, उसकी भी गलती नहीं है। उसने देखा है इस घर में जब भी उसके पापा मेरे लिए कुछ करते थे, उसकी दादी बहुत क्लेश करती थी। शायद इसी क्लेश को रोकने के चक्कर में उसने अपनी भावनाओं को दबाना सीख लिया। पर आज मुझे गर्व है मेरे बेटे पर। उसने दिखावा ना करके भी अपनी भावनाओं को जहाँ जरूरत वहाँ दिखा दिया। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को ऐसे ही सलामत रखे। रचना अनसुईया जी की इन बातों से भावुक होकर अनसुईया जी के गले लग जाती है और रोते रोते बस यही सोचती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो ऐसा पति और परिवार मिला। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।